खाली मतलब ऐसी जगह जहां कोई नहीं है, कुछ नहीं है। यहां बात उन कुर्सियों की जो खाली हैं, यानी कई पद खाली हैं, साथ ही खाली हैं बेरोजगारों के हाथ भी। नमस्कार, वक्त है पंचतंत्र का, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। क्या राजनीतिक दलों की नजर में बेरोजगार महज एक संख्या है, एक आंकड़ा है, एक ऐसी संख्या जो गिना दी जाती है, पर एक फ्लॉ है इस संख्या में। इनमें से हर एक के पीछे एक परिवार होता है, इसलिए नौकरी का सवाल खुद ब खुद बड़ा हो जाता है। दिन निकल गए, साल बदल गए, कैलेंडर भी बदले और सरकारें भी, पर समस्या नहीं बदली। ऐसे में बेरोजगार अब खुद सिस्टम का हिस्सा बनने की बात कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या आंदोलन अब सिर्फ स्वर्णिम इतिहास का हिस्सा बन चुके हैं, क्योंकि आंदोलनों से कुछ हुआ हो ये दिखता तो नहीं है। सवाल यह भी है कि हालिया किसी भी चुनाव में वोट इस मुद्दे पर पड़े हो, यह भी नहीं दिखा। तो क्या यह प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा बन पाएगा? आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। भरत मेघवाल जी कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उपेन यादव बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष हैं। शैलेंद्र गुर्जर जी बीजेपी नेता हैं और किशोर टाक जी प्रदेश अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय व्यापारिक पार्टी के। सभी का मैं स्वागत करता हूं पंचतंत्र में। मैं उपेन आपसे शुरुआत करना चाहता हूं, और इस सवाल का सामना आपको कई प्लेटफॉर्म्स पर करना पड़ेगा। लंबे समय से एंकर्स, जर्नलिस्ट, यहां तक कि राजनीतिक दल भी आपसे कहते रहे कि आपका पॉलिटिकल मोटिव है, और अब लगता है कि हां देखिए लोग झूठ नहीं पूछ रहे थे। पूरे देश का एक ऐसा युवा आप बता दीजिए जिसने 300 से ज्यादा आंदोलन किए हैं, 2.5 लाख से ज्यादा सरकारी जॉब दिलाया हो, दर्जनों बार जेल जाना, दर्जनों मुकदमे, 12 अनशन, लंबे संघर्ष के बाद मैं इस मैदान में, सिस्टम में इसलिए उतरने के लिए मजबूर होना पड़ा कि आज 40 से 50 लाख युवा शिक्षित बेरोजगार है, और एक व्यक्ति से 4-5 सदस्य जुड़ते हैं तो 2 से 2.5 करोड़ युवा मतदाता है जो किसी भी राजनीतिक पार्टी के समीकरण बिगाड़ सकते हैं, बना सकते हैं। जब सत्ता में लाने में अहम भूमिका युवाओं की होगी, नहीं तो फिर आपने बात पूछाने के लिए मैं नहीं, ओपेन आप में और अरविंद केजरीवाल में क्या अंतर है? अंतर मैं आपको बताना चाहूंगा, उन्होंने पार्टी बनाई, हम सत्ता में भागीदारी चाहते हैं। आज सीएम से मिलने, कोई पार्टी हो, सरकार कोई सी भी हो, सीएम से मिलने के लिए आंदोलन करना पड़ता है, अनशन करने पड़ते हैं, उत्तर प्रदेश जाना पड़ता है, लखनऊ जाना पड़ता है। आखिरकार हमारा युवा सीधे सरकार तक बात कब पूछा पाएगा? एक भी व्यक्ति बता दीजिए। आज भी सब नेता युवाओं के नाम पे राजनीति कर रहे हैं। मतलब आप ये कह रहे हो आंदोलन से कुछ नहीं होता? 7 जनवरी 2019 को जब पहली बार मैं सड़कों में उतरा इस सरकार में, और 9 अक्टूबर को जो आचार संहिता लगी था, मैं कर्मचारी चयन बोर्ड के बाद वहां घेराव करके बैठा था, यानी कि हमेशा सड़कों पे रहा, युवाओं की आवाज उठाई। मैं जानता हूं, एक मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं, मैं यहाँ तमाम लोग बैठे, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं। एक बात बताइए, क्या इतना बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी जिस पर वोट पड़ेगा? मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूं, 22 लाख नए मतदाता, और अगर मैं कहूं कि 2.5 करोड़ के आसपास ऐसे मतदाताओं की संख्या होगी जो किसी न किसी तौर पर नौकरी से डायरेक्ट, या किसी की बहन होने के नाते, किसी की मां होने के नाते, किसी के पिता होने के नाते वो बनेंगे, लेकिन क्या वो इस मुद्दे पर वोट डालेंगे? क्योंकि किसी चुनाव में इस मुद्दे पर वोट पड़ा हो ऐसा तो कांग्रेस ने भी नहीं देखा। आपने देखा होगा, लगातार मैंने 11 रैलियां निकाली थी, ठीक है, इसी साल में, और हमने शुरू से कहा कि इस बार चुनाव पेपर लीक, बेरोजगारी, रोजगार के मुद्दे पर होना चाहिए, और इस बार जीत की चाबी युवाओं के पास होगी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं 200 एमएलए चुनाव लड़ेंगे। आज उनको पूछ लीजिए कि डीओपी सेक्रेटरी कहां बैठता, पंचायत सेक्रेटरी कहां बैठता, कौन सी भर्ती, क्या हालात है, नहीं बता पाएंगे। ठीक है, वो वंशवाद, पैसेवाद की बलबूते आए, लेकिन युवाओं की पीड़ा नहीं समझ पाएंगे। युवाओं की पीड़ा, उनका दर्द समझ के कई बार लाठियां खाई, जेल गए, और युवाओं की आवाज बुलंद की। भरत मेघवाल, आपके पास आ रहा हूं इस सवाल के साथ। भरत, मुझे समझाने की कोशिश कीजिएगा। आप खुद कहते हैं विभिन्न रैलियों में कि नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं है, लेकिन जब विधानसभा चुनाव होंगे तो लोग सेंटर की तरफ नहीं, प्रदेश सरकार की तरफ देखेंगे, और वो ये भी देखेंगे कि यही वो युवा है जो नौकरी की मांग करने के लिए दिल्ली में बैठा, उस समय किसान आंदोलन चल रहा था, उनकी तरफ से मिलने वाला खाना खा रहा था, उनके साथ टेंट में किसी तरह से रात गुजार रहा था, वहां से वो लखनऊ तक पहुंचा, प्रियंका गांधी से मिलना चाहता था, मिल नहीं पा रहा था। क्या ये सब आपको नहीं लगता कि लोग साथ साथ में देखेंगे और ये मुद्दा आपको झुलसा सकता है? देखिए स्वप्निल जी, लोकतंत्र में आंदोलन करने का सबको अधिकार होता है, और कांग्रेस पार्टी के अंतर्गत जिन्होंने भी आंदोलन किया उनको कांग्रेस पार्टी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान में उनको सुना भी है। कब रही बात, वही मैं आपको बता रहा हूं कि जब जब आंदोलन हुए और जब जब इन चीजों की बात हुई, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल स्वविवेक के आधार पर इन चीजों को सुना। अच्छा। और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ही ऐसी है जिन्होंने आज 1.5 लाख से ज्यादा राजस्थान प्रदेश में नौकरियां दी। भरत, एक बात बताइए, एक तो इतने का वादा नहीं था आपका, दूसरा मुझे लगता है ना कि जब आप आंकड़े गिनाते हैं आप मनरेगा में दिए जाने वाले जॉब भी गिन लेते हैं। नहीं, हम उन जॉब्स की बात नहीं कर रहे, हम मनरेगा में दिए गए जॉब की बात नहीं। मेरी बात सुनिए, मैं आपसे क्या कह रहा हूं भरत, इस बात को भी समझना होगा। ऐसा तो नहीं है कि आज रात में किसी ने तय किया सुबह उठ के आंदोलन करूंगा,
संकेत पहले से मिलते थे तब सीएम नहीं मिलते थे, कभी कार्य बहिष्कार होता था तब सीएम नहीं मिलते थे, और उसके बाद जब बड़ा आंदोलन होता था उसके बाद ही सीएम मिलते थे, वो भी 4-5 दिन या 6 दिन गुजरने के बाद। 11-11 दिन तक तो उपेंद्र अनशन पर रहे। तो अगर ये मुद्दा रहेगा कि नहीं रहेगा, चलो आप सीधा से जवाब दो। स्वप्निल जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, इस प्रदेश में जब से देश आजाद हुआ होगा तब से कितनी सरकारें रही, क्या एक सरकार का ऐसा नाम बता सकते हैं जिसमें आंदोलन ना हुआ हो? कोई एक ऐसी सरकार का नाम बता सकते हैं जिसमें आंदोलन ना हुआ हो? ठीक है। लेकिन आंदोलन होने के बाद उनकी पीड़ा को समझना और उनके प्रति कार्य करने का काम राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने किया। मैं आपको फिर कह रहा हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी के 2013 से 18 का रिकॉर्ड भरत जी, मैं आपको फिर याद दिला रहा हूं, इसी बेरोजगार को जब लगा कि मुझे किसी ने नहीं सुना तो वो दिल्ली गए और लखनऊ तक गए। मैं वही आपको कह रहा हूं स्वप्निल जी, 2013 से 18 का आंकड़ा उठा लीजिएगा और 18 से 23 का आंकड़ा उठा लीजिएगा, किसने सरकारी नौकरियां सबसे ज्यादा दी है? राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने सबसे ज्यादा सरकारी नौकरियां दी है। अच्छा, इस राजस्थान प्रदेश में अगर बेरोजगारों की, युवाओं की बात अगर किसी ने सुनी है तो राजस्थान की कांग्रेस सरकार। शैलेंद्र गुर्जर जी, बेरोजगार तो यूपी में भी प्रदर्शन कर रहे हैं, हरियाणा बेरोजगारी में देश में नंबर 1 है, तो इस मुद्दे को अब मुद्दा आप बनाएंगे या नहीं बनने देंगे? देखिए स्वप्निल जी, युवाओं को रोजगार देना ये लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा भी होती है और आवश्यकता भी होती है, और ये एक परिपाटी भी है। लेकिन आपने देखा होगा जिस तरह से राजस्थान में जो अभी कह रहे थे मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता, मैं उनके एक वक्तव्य को ठीक कर देता हूं। इन्हीं के मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट है, बजट सत्र चल रहा था फरवरी 2023 में, उन्होंने कहा हमने 1,42,000 भर्ती परीक्षाओं की पूरी की है अभी तक तो, और नियुक्तियां कितने को दी ये नहीं बताया इन्होंने। भर्तियां की हैं लेकिन नियुक्तियां कितने को दी ये नहीं बताया। तो पहला झूठ। दूसरा, आपने देखा राजस्थान में 17 से 18 भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हुए। क्या युवाओं के सपनों को कुचलने का काम किया गहलोत सरकार ने? ये बोल रहे हैं हम संवेदनशील हैं, हम मिलते थे, समाधान करते थे। आप बताइए, ये बैठे हैं उपेंद्र जी, यहाँ बैठे हैं, युवाओं ने लाठियां नहीं खाई, जेल नहीं गए, कहां नहीं खाई शैलेंद्र जी, कहां नहीं खाई? बेरोजगारी दर भी राजस्थान में बेरोजगारों ने लाठियां कहां नहीं खाई? नंबर पे यूपी में बेरोजगारों ने लाठियां खाई, हरियाणा में बेरोजगारों ने लाठियां खाई, एमपी में बेरोजगारों ने लाठियां खाई, त्रिपुरा में बेरोजगारों ने लाठियां खाई, जम्मू कश्मीर में बेरोजगारों ने लाठियां खाई, कहां नहीं खाई है? इसलिए मेरा सवाल अब शैलेंद्र जी जरा आप सोच के बताइए, विपक्ष के तौर पर तो आप में तारणहार नजर आना चाहिए था बेरोजगारों को। उपेंद्र यादव के किसी भी आंदोलन में आपने उतरकर उनका साथ दिया हो, ऐसा तो हुआ नहीं, क्योंकि मंच कोई और लूट ले जाता। दूसरी बात यह कि बेरोजगारों पर आप समय समय पर छोटे मोटे आंदोलन करते रहे, कोई बड़ा आंदोलन क्रिएट कर दिया हो, ऐसा भी नजर नहीं आता सिवाय किरोड़ी लाल मीणा के। नहीं, आप ये बताइए ना, रीट परीक्षा जब पेपर लीक हुआ तो मानने को तैयार थे क्या? गोविंद सिंह डोटासरा जी ने मना कर दिया, सीएम ने कहा कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। जब भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन किया, सड़क से सदन तक लड़े, तब जाके रीट लेवल 2 का पेपर खारिज करना तो बेरोजगार आपके प्लेटफॉर्म पर आकर लड़ना क्यों नहीं चाहते? बेरोजगार लोगों ने आंदोलन किए, हमारे नेताओं ने वहां जाकर उनको समर्थन दिया, सपोर्ट किया, और आपने बताया किरोड़ी मीणा जी का। नहीं स्वप्निल जी सुनिए, तो वो भी भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं जो सड़कों तक लड़े, सदन तक लड़े। तो ऐसी बात नहीं है, भारतीय जनता पार्टी युवाओं के साथ खड़ी रही है। नहीं आया नहीं 2013 को आप में तारणहार क्यों नहीं नजर आया? ये वही शख्स है, नहीं शैलेंद्र जी, ये वही शख्स है, ये वही शख्स है जो धौलपुर में आपके खिलाफ लड़ने को तैयार था। ना युवाओं के 2 मिनट शैलेंद्र जी, कार्रवाई की नहीं शैलेंद्र जी आप भूल रहे हैं, आप भूल नहीं 2 मिनट शैलेंद्र जी, अरे एसओजी ने क्या कार्रवाई की? आज खुल गया ना रहस्य, आप बताइए। ठीक है, आज भूपेंद्र साहब ने खोल दिया रहस्य। शैलेंद्र जी, किस तरह से कांग्रेस के शैलेंद्र नेता, जी, बड़े नेता इसमें इन्वॉल्व हैं। 2 मिनट रुकिए शैलेंद्र जी, आप शायद भूल रहे हैं, जब सीएम वसुंधरा राजे थी तब भी उपेंद्र यादव ये ऐलान कर चुके थे कि हमें अपने बेरोजगार चुनावों में उतारने पड़ेंगे। वो तो आपसे भी उतने ही जले फूके हैं। लेकिन क्या किशोर टांक जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूं इस सवाल के साथ, आप क्या नया कर देंगे? कहने का मतलब ये, आपको भी तो एक वर्ग बनाकर एक पार्टी बनाने की जरूरत महसूस हुई, तो कहां दिक्कतें आ रही हैं प्रशासनिक सिस्टम में, और आपका इशू बेरोजगारी से बड़ा इशू कैसे हो जाएगा? देखिए साहब, ऐसा हमें ये लोग जो ज्ञान देते हैं वो ज्ञान तो देने की आदत है नहीं। उसके अलावा व्यापारी पार्टी, व्यापारी का मतलब क्या हुआ आप समझिए? व्यापारी का मतलब है विश्वास। आज हम लोग बाजारों में बैठे हुए हैं, गुडविल लेके बैठे हैं, 50-50, 60-60, 100 साल हो गए, 125 साल हो गए बाजार के अंदर लोग बैठे। ये उनकी प्रतिष्ठा है, उनकी गुडविल है। तो सर जो आप जॉब जनरेट करेंगे वो तो प्राइवेट सेक्टर में करेंगे ना, आप नया क्या कर लेंगे? सबसे पहले आप सुन तो लीजिए, हमारा सबसे पहला काम है कि बेरोजगार होने से बचाना। कैसे? आज की तारीख में दोनों पार्टियों ने ऑनलाइन का जो चल रहा है अभी, जिससे सारे हमारे रिटेल का बाजार
तबाह हो रहा है। अच्छा, और बेरोजगारी बढ़ रही है। आप तो बढ़ाने की और रोकने की बात कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि इसको सबसे पहले रोकना पड़ेगा। अगर ये बाजार तबाह हो जाएंगे तो कितनी बेरोजगारी होगी। ये तो सर विजन का है। लेटेस्ट सर्वे आपने देखा हो, आप जो कह रहे हैं, या तो आप बोलो या मुझे बोलने दो। किशोर जी, मैं सिर्फ इतना आप पूछ रहा मेरी हूं, बात विजन सुनिए, का है। लेटेस्ट सर्वे में ये आया है 8 साल बाद में मोहल्ले की दुकान ही बंद हो जाएगी। आप मुझे समझाइए, एक एक दुकान में 5-5, 10-10 आदमी भी काम कर रहा है, तो पूरे देश के अंदर अगर करोड़ों आदमी जो काम कर रहे हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे और इनके पास तो नौकरियां नहीं है आप देने के आप लिए। सभी 200 सीटों पर उतर रहे हैं ना। मैं आपसे पूछ रहा हूं इसमें विजन कहाँ है? आपकी बातचीत से ये तो नजर आ रहा है कि किसने क्या नहीं किया, लेकिन हमारा आप क्या विजन कर लेंगे? बिल्कुल अच्छी, बिल्कुल सबसे पहले तो हम अपने आप को बचाना चाहते हैं। अच्छा। हम इनको ज्ञान नहीं देना चाहते। हमें झूठे वोट नहीं चाहिए, हमें और किसी के वोट भी नहीं चाहिए, हमें तो हमारे परिवार के वोट चाहिए। एक दुकानदार 23 वोट, और हमें 3500 दुकानदार लेने हैं एक विधानसभा में। 23 वोट एक दुकानदार अगर हमें दिला देता है, एक व्यापारी अपने व्यापार को, परिवार को बचाने के लिए उसको देना पड़ेगा और वो दिलवाएगा। हमारे पास 80,000 वोट हो जाते हैं, 65-70,000 वाला जीत जाता है। इसलिए हमें ना तो क्या डोम बढ़ाने, ना झूठे इन लोगों को बुलाना, और ना जो है 100-100 रुपए दे के भीड़ इकट्ठी करनी, दारू बांटना, पैसे बांटने। हमारा बहुत सिंपल सिस्टम है। हम तो ये चाहते हैं कि व्यापारी जो है आए और हम सुख शांति से हमारा व्यापार करना चाहते हैं। ठीक है किशोर जी। और इनका जो हम खजाना भरते हैं ना, आज तक पिछले 75 साल से इन्होंने व्यापारियों का शोषण किया है। सिर्फ जो खजाना एक बार फिर मैं आपके पास भरा है उसकी रेवड़ियां बांटी है। मेरा सवाल यह है, 4-5 सीटों पर आपका चुनाव लड़ने की मंशा है, उससे आप सत्ता में आने की स्थिति में नहीं है, ना आप सत्ता को सपोर्ट करने की स्थिति में है, ना आप इस स्थिति में हैं कि सिस्टम को बदलकर अपने पक्ष में काम निकलवा सकें, तो फिर पॉलिटिकल मोटिव क्यों? देखो, हमने युवा बेरोजगार संवाद 2 अक्टूबर से शुरू किया है। युवाओं से संवाद अभी भी जारी है कि हमें किस पार्टी के साथ जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। पिछला कार्यकाल, वर्तमान कार्यकाल, दोनों की तुलनात्मक अध्ययन के बाद हम निर्णय लेंगे कि कौन सा बेहतरीन है। इनकी कार्य योजना जानेंगे, पेपर लीक को लेकर, रोजगार को लेकर, नौकरी को लेकर, दोनों पार्टियों की क्या कार्य योजना, विभिन्न नेताओं से मुलाकात करेंगे और किसको समर्थन देंगे, किसके साथ जाना है। और चुनाव लड़ते तो विधानसभा में आंख से आंख मिलाकर वो सवाल कर सकते हैं कि आपने वादे किए थे, क्या हुआ, आपने क्या कहा। क्योंकि यह विधानसभा हासिल क्या होगा? सीधी बात पूछा ना, हासिल क्यों नहीं होगा? नहीं, भगत सिंह अकेला ही था ना। आपको तरह तरह के जवाब लेना तो आ गया है ना। नहीं, वैसे ही कोई जवाब दे दिया जाएगा। अब उठा के जेल में पटक देते हैं, झूठे मुकदमे में जेल में डाल देते हैं, तो कम से कम मुकदमे नहीं लगेंगे। कम से कम जब विधानसभा चलेगी, कोई भी मुख्यमंत्री को सीधे सवाल कर पाएंगे, पूछ पाएंगे, युवाओं से वादे किए क्या हुआ, नौकरी का क्या हुआ, वो सवाल पूछ पाएंगे, सीधी बात पूछा पाएंगे। आज धरना प्रदर्शन, अनशन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, कहां जाना पड़ता है मुख्यमंत्री से मिलने के लिए। सरकार कोई सी भी हो, मैं दोनों सरकारों की बात कर रहा हूं, मिलने के लिए बहुत यत्न, बहुत संघर्ष करना पड़ता है। जब हमारा प्रतिनिधि विधानसभा में दहाड़ेगा, बोलेगा, आवाज उठाएगा, सवाल पूछेगा, सामने से आंख से आंख मिलाकर बात करेगा, बताइए क्या हुआ, तो ऐसा हमारा प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इसलिए लेकिन क्या आपके इस कदम से ऐसा नहीं लगता कि आंदोलनों की कोई वैल्यू नहीं है? आंदोलनों का जो भी एक स्वर्णिम इतिहास रहा है वो खत्म हो रहा है। पहले अरविंद केजरीवाल कर चुके हैं, अब आप करेंगे। देश का पहला ऐसा युवा हूं जिसने 2.5 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार दिलाने का काम किया है। जो आपने उत्तर प्रदेश का उदाहरण दिया था, लखनऊ का, मुझे आज भी आता है। 21 जून 2021 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री का एक प्रेस नोट जारी हुआ, राज्य सरकार की तरफ से 10,000 से ज्यादा पदों पर संविदा पे भर्ती निकाली जाएगी। हमने विरोध किया, दिल्ली प्रदर्शन किया, उत्तर प्रदेश पूछे, 16 जुलाई को पूछे, और वहां मारपीट हुई, वहां हमारे को पीटा गया दौड़ा के, जिसमें मेरे साथ मारपीट हुई। और 19 जुलाई को प्रियंका गांधी जी से मुलाकात हुई, और 23 जुलाई को मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट की मीटिंग लेकर स्थायी भर्ती की घोषणा की। आज वो लोग नौकरी कर रहे हैं। ठीक है, संघर्ष का परिणाम भी मिला है, ठीक है, जीत भी हुई है। लेकिन हम चाहते हैं कि इतना समय नहीं है कि हम सीधी बात रख पाए हो कि आज भटकते हैं, 4,500 पद कम कर दिए। भरत, कहां कमी रह गई? कहीं से भी आप क्रेडिट नहीं ले पा रहे हैं। आप गिना जरूर देते हैं कि हमने इतनी नौकरियां दे दी, उतनी नौकरियां दे दी। सवाल ये आ जाता है कि फिर नियुक्तियां कितनी हुई, इतने प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं। सवाल ये भी आ जाता है कि फिर इसका क्रेडिट आपको मिल क्यों नहीं रहा है अगर आपने किया है। स्वप्निल जी, देखिए, आपने बात कही जिस तरह से क्रेडिट की, तो क्रेडिट निश्चित तौर पर जब 23 तारीख को, 25 तारीख को जब चुनाव होंगे, तब आप देखिएगा कि जब मतपेटियां निकलेंगी तब कांग्रेस को समर्थन मिलेगा। और दूसरी चीज कही आपने, इतने आंदोलन हुए। अभी जैसे उपेंद्र भाई ने कहा कि इन्होंने आंदोलन किया और कैबिनेट की बैठक में माननीय मुख्यमंत्री, आप पुराने जमाने से थोड़ा सा बाहर आइए। नहीं, आप सुनिए, देखिए, एक तो मतपेटियों का जमाना गया, अब ईवीएम आ गया। आप उसी जमाने को देखकर चलते रहेंगे तो आप ये कैसे समझेंगे कि बेरोजगार पीड़ित है? नहीं, बेरोजगारों की बात को माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुना है, यहाँ
तानाशाही प्रवृत्ति अपनाई नहीं गई है। मैंने आपको पूर्व में भी ये सवाल किया था कि ऐसी कोई सी सरकारें नहीं रही है जिसमें आंदोलन कभी नहीं हुए होंगे, लेकिन उन आंदोलन को देखकर और उनकी भावनाओं को समझकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने काम किया है। अभी मेरे बड़े भाई शैलेंद्र दवाई जी जिस तरह से बता रहे थे, मैं एक छोटी सी चीज ये बताना चाहता हूँ कि 13 से 18 में कितनी बार तो पेपर लीक हुए, क्या कार्रवाई की गई? 2016 में उसका पेपर लीक इसमें नहीं जा रहा है। तुलनात्मक अध्ययन मैं आपसे ये बोल रहा हूं, आपने एक सरकारी डॉक्यूमेंट बनाया जो कि आपका घोषणा पत्र था, उसमें कितनी नौकरियों का वादा था? हमने 2 लाख से ज्यादा नौकरियां आज दे चुके। आपने वादा कितने का किया था? 38,000। आपने वादा कितने का किया था? 38,000 नौकरियां हम वादा दे कितने का चुके था? हैं। वादा कितने का था? हम 1,38,000 अरे नौकरियां सर, दे चुके हैं। वादा तो 2 कितने का करोड़ था? रोजगार का भी था, क्या नहीं, हुआ? आपका वादा कितने का वादा था? 2 करोड़ रोजगार का भी था, क्या हुआ? अरे भाई सीधा सा सवाल है, आपका कितना मेरा का भी वादा सीधा था? सवाल है स्वप्निल जी, वो 2 उनसे करोड़ पूछ लूंगा रोजगार मैं, का था ना। लेकिन आप बताइए ना, आपने कितना वादा हमने किया दी था? ना आप उससे नौकरियां। कितना पीछे हैं? हमने नौकरियां दी ना, हमने कितनी? नौकरियां दी ना। 2 उस करोड़ वादे में के से हिसाब से 2 आधी भी करोड़ में नहीं। से 7 लाख नौकरियां दी है केवल 7 लाख 9 साल में 18 करोड़ नौकरियां होनी चाहिए थी। अच्छा। मध्य प्रदेश की विधानसभा शैलेंद्र जी, के काउंटर पटल पर, कीजिए। विधानसभा के पटल पर मध्य प्रदेश में जब जवाब मांगा शैलेंद्र गया जी, 2020 से देखिए, 2023 में मात्र 21 आंदोलन तो सरकारी इसलिए भी नौकरियां हो रहे हैं शैलेंद्र जी, सिर्फ कि 21 सेंटर में भी नौकरियां। नौकरियां नहीं निकल रही है ना। मैं इनको याद दिला देना चाहता हूं, जब इनकी यूपीए की सरकार थी, 10 साल शासन किया, तब आप 6.5 लाख नौकरियां दे पाए थे। सुनो, अब आंकड़ों को सुनो। अरे सुनो, अब तो भारतीय जनता पार्टी की अच्छा। सरकार है, हम 7 लाख नौकरियां 9 साल में दे चुके हैं। 2024 तक 10 लाख नौकरियां और देंगे। 17 लाख तो हम सरकारी नहीं। भर्तियां इस पूरी कर तरह- चुके होंगे। सुनो भरत जी, इस तरीके से नहीं, भरत जी 2 मिनट, भरत जी 2 मिनट, 2 मिनट, भरत जी 2 मिनट, भरत जी 2 मिनट। आंकड़ा भी इनको बताता हूं, शैलेंद्र जी, बताइए ना। हाँ। एक मैं इनसे पूछना चाहता हूं, मैंने आपको बता दिया 17 लाख सरकारी भर्तियों में पूरी की गई है, नौकरियां दी गई हैं, और 10 साल में ये 10 साल में 6.5 लाख दे पाए थे। और आप देखिए, अरे सुनो तो सही, आप मुद्रा लोन योजना 34 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन योजना 2 मिनट, भरत 2 मिनट, भरत 2 मिनट। शैलेंद्र जी, आप ही के सरकारी आंकड़े क्या बताते हैं, कितनी नौकरियां गई हैं? मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो ये कह रहे थे ना कि जुमला है 2 करोड़ का, मैं इनका भी आईना नहीं, हो गया, साफ कर देता हो हूं। गया, नहीं, आपने कर दिया। मैं आगे मैं बताइए बताऊं, कितनी आप नौकरियां देखिए, गई हैं? कौशल विकास योजना के अरे तहत भाई, 3.5 करोड़ लोगों को प्रशिक्षित किया गया है, आप बताइए स्वरोजगार कितनी मिला है, नौकरियां गई? उन्होंने रोजगार भी दिया है। मुद्रा लोन योजना के तहत 34 करोड़ लोगों को हमने लोन दिया है, इस तरीके से उससे स्वरोजगार भी मिला है। मेड इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, आत्मनिर्भर भारत करोड़। और एक बताइए ना, स्वप्निल जी इनसे पूछिए, क्या ये राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण हो रहा है, हवाई अड्डे बन रहे हैं, टनल बन रहे हैं, रेलवे का आधुनिकीकरण हो रहा अरे है, भाई, ये बिना नौकरियों का है? जाइए, क्या 2 मिनट, आवास हाँ, बन रहे हैं, आप शौचालय बन बताइए, रहे हैं? पहुंच गए। आप बताइए, बिना शैलेंद्र जी, रोजगार प्लीज, के हो रहा है? शैलेंद्र जी, इनको प्लीज, कहने के लिए कुछ 2 नहीं मिनट, है। 2 मिनट। आपके पास मुख्यमंत्री है, अशोक गहलोत जी ने जाइए अब आप, सिर्फ भरत, भरत, युवाओं भरत, को जाइए। लूटा है और 2 मिनट, अपने 2 मिनट, मंत्री 2 और मिनट, विधायकों 2 ने मिनट, 2 माफिया मिनट। को बन पाया, देखिए, पेपर लीक हाथ माफिया कंगन को और आरसी क्या वाली बात पैसे कर रहा हूं इन्होंने मैं। बटोरे। हाथ कंगन को आरसी क्या वाली बात कर रहा हूं मैं। एक वक्त पकोड़ा पॉलिटिक्स हुई थी और उससे बहुत अच्छे से किशोर टांग जी रिलेट कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि कितनी व्यापारियों पर बनाई है, नौकरियां जा रही हैं। क्या ये किसी को नहीं दिख रहा? जो प्राइवेट सेक्टर में भी हैं, उनके हाथों से नौकरियां जा रही हैं। किशोर टांग जी, क्या मैं गलत कह रहा हूं? बिल्कुल सही कह रहे हो आप। ये ज्ञान के भाषण सुनते रहे हो यहाँ बैठ के। मैं आपको कहता हूँ, आप व्यापारियों को अगर प्यार से रखो, उनकी समस्याओं को दूर करो। आज राजस्थान अकेले में 40 मैं समझता हूँ लगभग 4 लाख दुकानें हमारे, आप अगर देखोगे ना साहब, तो एक संभाग में मिल जाएगी। आप उनको विचारो, बोलो एक एक नौकर आप अपने यहाँ रख लो, तो आप इनकी बेरोजगारी दूर कर ले। पर ये तो क्या है कि व्यापारी का खड़ा काटने में लगे हुए हैं। ये कहते ला टैक्स, और तुझे देवे कुछ नहीं, बिजली नहीं देंगे तुम्हारे को, वो तुम्हें नहीं देंगे। और अगर मान लो कोरोना लग गया तो दाल चावल की सेवा तुम करो और तुम्हारे बंद दुकानों के बिजली के बिल तुम दो। किशोर जी, सिर्फ व्यापारियों की समस्या लेकर जाएंगे तो आप लोगों को कैसे अट्रैक्ट कर पाएंगे? आपको तो और भी इश्यूज को टच करना है ना। हम राजनीति में आना भी नहीं चाहते, और हम राजनीति में आए हैं सिर्फ अपने व्यापार को, अपने परिवार को बचाने के लिए। हमें जो है, मेरी बात सबसे पहले तो हम हमारा घर बचाने में लगेंगे। जो मेरे लाखों व्यापारी आज बेरोजगार हो रहे हैं, दुकानें खाली हो रही हैं, मार्केट तबाह हो रहे हैं, और एक 10 जो है आपके फॉरेन की जो कंपनियां हैं, वो ऑनलाइन में सारा माल बेच के और पैसा बटोर के ले जा रही है। दोनों सरकारों को दिखता ही नहीं है, वो कुछ सोचते ही नहीं है कि इस बाजार को हम कैसे बचाएं। तंत्र के सहारे नौकरी की बात की जाती है। उपेन, मैं आपके पास इस सवाल के साथ आ रहा हूं। उसमें कौशल की भी बात कर ली जाती है, आप अपने कौशल के बेसिस पर दुकान खोल सकते हैं, इसकी भी बात कर ली जाती है। लेकिन तमाम आंकड़े गिनाते वक्त वो आंकड़े सामने नहीं आते कि कितनों की नौकरियां गई। अगर आप प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो कितनों की गई हैं? देखो स्वप्निल जी, मैं बीजेपी और कांग्रेस के दोनों दलों से मैं निवेदन करना चाहूंगा, वो तो मैं जवाब दूंगा।
कोरोना में नौकरियां गई है, लेकिन मैं एक किसान का बेटा हूं। गांव में क्या होता है कि 10 बच्चे एक परिवार में या 5 बच्चे, सभी को तैयारी करवाते सरकारी जॉब की, और धीरे धीरे 1 एग्जाम 2 एग्जाम बाद में लगता है कि 4 बच्चे पढ़ने में एक्सेप्शन में कमजोर है, तो 4 अपने आप प्राइवेट जॉब करने लग जाता है। कोई दुकान खोल लेता है, कोई जूस की दुकान, कोई डेयरी खोल लेता है, लेकिन एक बच्चा तैयारी करता है, जो उसका पेपर लीक हो जाता है या कोर्ट में अटक जाता है ना, तो वो पूरा परिवार कमजोर हो जाता है। यदि एक व्यक्ति को ज्वाइनिंग मिल जाए तो 7 पीढ़ी तक उसका भला होता है। लेकिन एक चीज में दोनों में एक मेरी देखो, बेरोजगारी मुद्दा, मुझे पूरी बात एक बहुत